तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आई होप लास्ट वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि अगर वो देखा नहीं होगा तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल वॉल कंप्लीट कर लिया था। सेल वॉल बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट कर लिया, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है 9th में। अब है हम लोग के पास आगे ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। पर एक पॉइंट बहुत जरूरी जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन में हम लोग ने अभी तक देखा कि गैसेस एंड वाटर कैसे एक्सचेंज होते हैं या आर पार कैसे जाते हैं। अब हम लोग को जानना है सब्सटेंसेस कैसे आर पार जाते हैं। सब्सटेंसेस दो मेथड है जिनसे सब्सटेंसेस सेल के आर पार जाते हैं, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मुझे लगता है आपके बुक में दिया नहीं है, पर बहुत जरूरी है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा, उसमें एनर्जी खर्चा नहीं होगा, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी को आप सेल में जो भी एनर्जी है उसको हम लोग एटीपी कह सकते हैं, एटीपी। इसका फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब। तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा है। सब्सटेंसेस ऐसे ही अंदर आ जा रहे हैं और ऐसे ही बाहर चले जा रहे हैं, कुछ हेल्पर प्रोटीन्स के द्वारा। कुछ हेल्पर प्रोटीन्स होते हैं सेल के चारों तरफ जो मदद करके उसको अंदर भेज देते हैं। पर यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होगा किसी भी सब्सटेंस को अंदर लेने के लिए। अब इसको समझते हैं। पैसिव समझ गए, इतना ही है, पैसिव में ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी सब्सटेंस अगर अंदर आ रहा है उसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, मतलब वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसको आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सेल मेम्ब्रेन के लिए CM मैंने लिख दिया है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इतना ही था, जान लिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्पेशली पोलर सब्सटेंसेस आर पार जाने में इस प्रोसेस का यूज होता है। पोलर सब्सटेंसेस क्या है? आयंस आप लोगों ने सुना होगा, आयंस, IONS, आयंस ऐसे एटम्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे चार्ज होता है। जैसे समझ लो सोडियम है, सोडियम पे प्लस का चार्ज आ गया। पोटेशियम है, पोटेशियम पे प्लस या माइनस का चार्ज आ गया। ये आयंस हो गए जिसपे चार्ज है। ऐसे सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पे एटीपी यूज होता है। एटीपी कुछ नहीं है, एटीपी मतलब एनर्जी। सेल के एनर्जी को एटीपी कहते हैं। हम लोग के पूरे बॉडी में भी एनर्जी एटीपी ही है, समझ गए? ऐसा है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब चलिए जानते हैं कि व्हाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैपेंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता कब है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हम लोग जानते हैं, एक एग्जांपल लिया जाए पहले। जब इंसान दौड़ रहा है या कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, तब जानते हो सेल में होता क्या है? सेल एनर्जी बनाता है, या कह सकते हो एटीपी का यूज करता है अपने साइज को चेंज करने के लिए, तभी वो इंसान दौड़ पाता है। उस समय उस सेल को फूड की बहुत जरूरत पड़ती है। सेल में फूड बहुत जल्दी खत्म हो जाता है जब सेल एक्सरसाइज करता रहता है। ऐसा मानो, एग्जांपल है, एक्सरसाइज जब सेल कर रहा है तो इसमें फूड की बहुत कमी आ जाएगी। तो होगा ये कि इसको जरूरत से थोड़ा ज्यादा फूड चाहिए। अब इसके अंदर पहले से फूड है पर इसको ज्यादा चाहिए।
पर हम लोग अभी तक डिफ्यूजन में ये सीखा होगा कि कोई भी सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। मतलब अगर किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम है तो ये बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर नहीं जाएगा। पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बाहर फूड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ ज्यादा है पर इसको और चाहिए, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं इसको। सुन लो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक वॉपिक नहीं पढ़ना है, समझाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके अगेंस्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है, अगेंस्ट। अभी तो हम लोग क्या, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहे हैं, जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को दिख रहा है। हायर कॉन्सेंट्रेशन समझा चुका था, जहां पे कोई सब्सटेंस ज्यादा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन जहां पे कोई भी सब्सटेंस कम है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सब्सटेंस है, यहाँ पे है, पर चलो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फैला हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये बॉडी है ना, फैला हुआ है उसमें, पर सेल के अंदर अच्छा खासा है, पर सेल को और चाहिए। तो ये क्या करेगा, दूसरा जाएगा, डिफ्यूजन के खिलाफ जाएगा, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। तो मतलब देख रहे हो, फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको। फोर्स लगाना है तो एनर्जी खर्च होगा, जहां पे फोर्स लग रहा है वहां एनर्जी खर्च होगा। इस कंडीशन में एटीपी लूज होता है या एनर्जी लूज होता है, इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो हम लोग को बस इतना ही जानना है, जहां पे पोलर सबस्टांसेस, ये पोलर सबस्टांसेस, पोलर सबस्टांसेस या जो भी नीडेड सबस्टांसेस हैं सेल के लिए, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है, जिसमें एनर्जी की यूज हो रही है, एटीपी यूज हो रहा है, उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इतना ही है सेल मेम्ब्रेन में, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज था, क्योंकि हो सकता है टीचर आप लोग से पूछे या टीचर आप लोग को बताएं, और जरूर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जानते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। बता चुका था मैंने, साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड। फिर लिख देता हूं, क्योंकि तुम लोग तो पुराने वीडियोस देखते नहीं हो, प्रैक्टिस करते नहीं हो, कैसे पता चलेगा। ये तुम्हारा सेल है और ये है साइटोप्लाज्म। चलो, फ्लूइड है, पर काम क्या करता है, काम भी तो जानना जरूरी है, इसलिए इसका फंक्शन हम लोग जानते हैं। ऐसे ही कोई चीज पढ़ाई में नहीं आ जाती है, हर चीज का मतलब होता है, बताया था मैंने। चलो फंक्शन जानते हैं। सबसे जरूरी फंक्शन साइटोप्लाज्म का यही है कि वो सेल को वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम तुम लोग सब जानते होंगे, अगर कोई फ्लास्क है, अच्छा ये बैलून समझ लो, ये बैलून है, एक बैलून है इसमें, और ये साइटोप्लाज्म समझो हवा है, यहाँ पे छेद है, इससे हम लोग हवा भर रहे हैं। बैलून पहले पिचका हुआ था, पर जैसे जैसे इसमें बढ़ने लगा, साइटोप्लाज्म बढ़ने लगा या एयर बढ़ने लगा, ये फैलने लगा, फैलते फैलते ऐसा गोल स्ट्रक्चर ले लिया। तो बैलून को वॉल्यूम किस चीज से मिली, एयर से। तो ऐसे ही सेल को वॉल्यूम किस चीज से मिलता है, साइटोप्लाज्म से। इट प्रोवाइड्स वॉल्यूम टू द सेल। कॉपी पेन लेके बैठा करो, बहुत लिखना पड़ता है, सुनो और लिखो, ज्यादा आसान है, ठीक है। ये हो गया। और एक जरूरी बात क्या, इसको हम लोग बोल रहे हैं बस समझो, ये साइटोप्लाज्म ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स का घर है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज अ होम ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। ऐसे पागलों की तरह नहीं लिख सकते। साइटोप्लाज्म contains all the organelles. It is site where all organelles are present. ये दो चीजें हो सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म
contains all organelles। समझे? बस फिलहाल यही दो फीचर्स हैं इसमें, और मुझे नहीं लगता है 9th में इससे ज़्यादा क्या है। कुछ होगा तो नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा। जैसे मेरे से अभी सेल मेम्ब्रेन का दो छूट गया था, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो वैसे ये है। ओके, लिखने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम ध्यान से सुनते जाओ। तुम लोग होता है ना, फर्स्ट वीडियो देखा, बोर होने लगे, बंद कर दिया, पर एक बात ध्यान रखो, पूरा वीडियो हमेशा देखो। क्यों? क्योंकि जब आदमी स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा बोरिंग रहता है, उसके बाद आदमी लय में आने लगता है, तब अच्छा वीडियो बनने लगता है। इसीलिए लास्ट का पार्ट क्लाइमैक्स होता है, ज्यादा बेटर होता है, पढ़ने में मजा आने लगता है। शुरू में तो सारे वीडियोस, थोड़े सारे नहीं पर वीडियोस बोरिंग होते हैं, खासकर नए यूट्यूबर्स के। तो जान गए साइटोप्लाज्म, इससे ज्यादा नहीं है। इसका कलर क्या होता है? साइटोप्लाज्म का कलर कलरलेस तुम कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो अब हम लोग के पास क्या क्या बचा? खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, छोटी छोटी है पर बहुत सारी हैं। तो अब भाई लोग, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल जो मैंने बताए थे 3, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, 2 हो गए। तो अब स्टार्ट करते हैं एक और बेसिक कंपोनेंट और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आगे चल के ना इसमें पूरा ग्रंथ लिखा है, इसको हम लोग को जानना है। अगर बायोलॉजी लोगे तो 9th में नहीं जानना है, 9th में ज्यादा कुछ नहीं है, पर बोरिंग तरीके से पढ़ने में ये भी ज्यादा लगता है। तो हम लोग अगर धीरे धीरे डिफाइन करके समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। न्यूक्लियस प्रो यूकैरियोट, अच्छा ये बात ध्यान रखना, हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है। इसीलिए कहता हूँ पुराना वीडियो देखा करो। प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियोइड होता है, उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर, समझे? तो हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर होता कैसा है भाई? देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है, बताता हूँ। मेम्ब्रेन दिख रहा है, मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन, उसके अंदर दूसरा मेम्ब्रेन। इससे क्या पता चलता है? डबल मेम्ब्रेन है इसमें, डबल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको कहते हैं डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसके पास। 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ है, एक अंदर जो दिख रहा है इसको कुछ नहीं, इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, ये आउटर है, इतना ही, इनर आउटर कोई भी जा सकता है। तो डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट हैज डबल मेम्ब्रेन्स। डबल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ये धागा, या कह सकते हो क्रोमैटिन थ्रेड। जी हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। ये थ्रेड जैसा बना हुआ रहता है। अभी मैं जस्ट बताऊंगा ये थ्रेड कैसे मिल मिल के बना देता है क्रोमोजोम। कुछ इस तरह का दिखने वाला स्ट्रक्चर बाद में ये बन जाता है, रिबन जैसा बाद में ये बन जाता है अपने आप। कितना बुद्धिमान है ये सेल, देख रहे हो? और इसके अंदर एक और छोटा सा प्राणी या कह सकते हो छोटा सा सैक ऑर्गेनल, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिगर देख के समझना ज्यादा आसान है, ये लंबा लंबा लिखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। फिगर एक बार दिमाग में बैठा लो, काम हो गया। बायोलॉजी 90% तुम पढ़ लिए, उसके बाद ही तुम उसके बारे में समझते हो। फिगर बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए फिगर एकदम ध्यान से देखना और बना भी लेना बिल्कुल। ये हम लोग का न्यूक्लियोलस है, इसको बता देता हूँ, इसको क्रोमोसोम कहते हैं।
क्रोमोसोम। फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, इट हैज डबल मेम्ब्रेन, दिख रहा है। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। देखो कैसे फिगर से हम लोग लिख सकते हैं, फिगर देखा लिख दिया, कितना आसान है। फिगर देख के हम समझेंगे, उसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो सेकंड पॉइंट हम लोग के पास क्या है, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। हम लोग का जेनेटिक मटेरियल क्या है, नाम सुना होगा, डीएनए। डीएनए, बड़ा डी बड़ा एन बड़ा ए, छोटा डी छोटा है मत लिखना, बड़ा डी बड़ा एन बड़ा ए, डीएनए। इसका फुल फॉर्म याद होने के लिए दिखाना तो बहुत जरूरी है। डीएनए का फुल फॉर्म बताता हूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सुनने में बड़ा लगता है, पर याद कर लोगे ना तो दोस्तों में फेंक सकते हो। डीएनए का फुल फॉर्म पता है, मुझे तो पता है क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसे बोल सकते हो। डीएनए का फुल फॉर्म ये हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है। हम लोग का जितना भी कोडिंग होता है, कंप्यूटर की तरह इंसान में भी कोडिंग्स है। तभी अगर एक सेल डिवाइड करता है ना, तो एक सेल का इंफॉर्मेशन लेके दूसरे सेल में उसको ट्रांसफर कर पाता है। इसी को हम लोग डीएनए कहते हैं। ये हम लोग का इनहेरिटिव जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर कर पाता है, या कह सकते हो तुम उसको कैरी कर पाता है। डीएनए के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी लिख देंगे ब्रैकेट्स में कि काम क्या करता है, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या ज्यादा आसान कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म हम सब जानते हैं क्या है, समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा दिखेगा, कैसा बोलेगा, छोटा होगा बड़ा होगा, ये सब डीएनए में पाया जाता है। तो सेकंड पॉइंट हम लोग का ये है, हो गया। इट हैज डबल मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कह सकते हो, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इनसाइड इट। न्यूक्लियोलस का हम लोग को फंक्शन नहीं जानना है तुम इस क्लास में, न्यूक्लियोलस पर यहाँ देख लो, लिख लो, तुम बना लो अपने न्यूक्लियस में। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड इट। ये हो गया हम लोग का थर्ड पॉइंट। अब बहुत जरूरी, काम क्या करता है यार ये सब तो हो गया, चलो इसके पास ये दिखता है ऐसा है, काम क्या करता है। फंक्शन में तुम ये सब लिख सकते हो, जेनेटिक मटेरियल रखता है इसमें तुम, पर इसमें जब तुम जरूरी फंक्शन का अगर बात करोगे, काम क्या करता है, इट गवर्न्स ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल। सारे केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे हैं, ये न्यूक्लियस ही गवर्न करता है। समझो, ये सेल हुआ ना हम लोग का, सेल के बीच में बैठा हुआ है, ताज पे कंट्रोल कर रहा है सबको, राजा है ये, इसीलिए इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल भी कहते हैं। कंट्रोल यूनिट और ब्रेन भी है ये सेल का। ब्रेन ऑफ सेल, क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ सेल क्या है या कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल क्या है, न्यूक्लियस। अब बोलेगा विच ऑर्गेनल कंटेन्स द इनहेरिटिव कैरेक्टर्स और द जेनेटिक मटेरियल, ठीक ना, न्यूक्लियस। पर यहां पे तुम्हारे पास बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
अब एक बात जान लो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास भी डीएनए होता है, पर एक्सेप्शन, वो रिप्रोडक्शन में अपना योगदान नहीं देता है। मतलब जब सेल डिवाइड होगा तो ये जो न्यूक्लियस के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वही दूसरे सेल में जाएगा एज अ कैरेक्टर कैरिंग थिंग, एज अ कैरेक्टर कैरिंग डीएनए तुम कह सकते हो, वही कैरेक्टर को कैरी करेगा, बाकी कोई डीएनए कैरी नहीं करने वाला। इसीलिए अगर ये पूछता है तो बहुत से लोग, अगर आगे मैं पढ़ाऊंगा कि डीएनए उसमें पाया तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे भाई डीएनए इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, ऑल ऑफ द एबव लिखा जाएगा, तुम सारे ऑल ऑफ द एबव लिख के आ जाओगे। तो ऑल ऑफ द एबव नहीं लिखना है, न्यूक्लियस ही वो है जिसका जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटिव इंफॉर्मेशन को, इनहेरिटिव मतलब एक पेरेंट का दूसरे एक पेरेंट का ऑफस्प्रिंग में ले जाने में मदद करता है। ध्यान से सुनना है ये बातों को। अब हम क्या जानेंगे, इसके पास जेनेटिक मटेरियल को डीएनए कहते हैं। दिमाग में बैठा लेने का, लिख लेने का, ये भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हो गए तुम्हारे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट क्लास 9 के लिए। दूसरा ऑर्गेनल स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, बहुत कुछ बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, पता नहीं आप लोग होते हैं कि नहीं, पर मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनिज्म का साइज सेल के साइज पर डिपेंड नहीं करता। साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डजंट डिपेंड ऑन सेल साइज। मतलब ऐसा नहीं कि हाथी इतना बड़ा है और इंसान उसके हिसाब में छोटा है, या चूहा बहुत छोटा है, हाथी और चूहा देखो तो ऐसा नहीं है कि हाथी के पास बहुत बड़ा सेल होगा और चूहे के पास छोटा सेल। दोनों के पास एक ही साइज का सेल होगा, पर नंबर ऑफ सेल में डिफरेंसेस आएंगे। मतलब हाथी के पास अगर 10 सेल है तो चूहे के पास 1 सेल होगा या 2 सेल होगा। सीखने वाली बात है ये। तो चलिए, न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मतलब 3 इंपॉर्टेंट चीजें या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल कंप्लीट कर चुके हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 है। तो सेल है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तीनों चीजें हो गई। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनल्स पे। रियल जो ऑर्गेनल्स हैं जो काम करते हैं, ऑर्गेनल्स में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे पार्ट से, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि तो बहुत जरूरी चीज है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबका फिगर सेल के वीडियो में, सेल वाला जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने सेल के स्ट्रक्चर बना के बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा। छोटा सा था, अब उसको बड़ा करते हैं इसको। चलो फिगर बनाते हैं, आसान सा फिगर है। सॉसेज आप सभी ने देखा है, सॉसेज जिससे हॉट डॉग बनता है, सॉसेज इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है सॉसेज का। अब उसके अंदर कुछ इस तरह के फोल्ड्स होंगे, फोल्ड्स। यही आपका बेसिक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2 मैंने एरोज दिए हैं। ये बाहर वाला जो है ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, और ये अंदर वाला इनर। अब चलो, इससे भी पता चल गया कि ये भी भाई डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस है। मतलब इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन है, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग के पास आ गया, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। लिख लेते हैं, लिखेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि तुम लोग तो लिखने नहीं वाले। चलो, इट इज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। ऑर्गेनल मतलब सेल का ऑर्गन, याद रखने के लिए सेल का ऑर्गन। जैसे हम लोग बॉडी में ऑर्गन है, हार्ट है, स्टमक है, लिवर है, वैसे ही सेल के ऑर्गेनल्स हैं ये। तो अब भाई ये करता क्या है उससे पहले जानते हैं इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉमनली पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल।
पावर हाउस ऑफ सेल। इसी से हम लोग को सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? रीजन, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? अरे भाई यही वो ऑर्गेनल है जो एटीपी बनाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यही एटीपी बनाता है। इट सिंथेसाइज नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द साइट ऑफ EROBIC। ये थोड़ा सा तुमको डराने वाला बात लगेगा, पर मैं बताऊंगा होता क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन, स्पेलिंग लिख लेना, इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। बहुत आसान से आसान भाषा में मैं बताऊंगा। अगर समझो हम लोग कोई भी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट लेते हैं, वो टूट के शुगर मॉलिक्यूल्स बनाता है, शुगर मॉलिक्यूल जिनको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज के बारे में तुम सभी लोगों ने सुना होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज GLUCOS। अरे देखा है, ग्लूकोज जब हम पीते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी आता है। ग्लूकोज पीने से इंस्टेंट एनर्जी आता है। क्यों आता है इसको पढ़ाने के बाद तुम समझ जाओगे। तो समझो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम लोग ऐसे लिखते हैं C6H12O6। लिख लो, नहीं पूछेगा तो याद करने के लिए लिख लो, हो सकता है आप पूछ भी दे। C6H12O6 मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है सेल के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। इससे मतलब क्या होता है, ये सबसे छोटा है जिसको तोड़ के एनर्जी बना दिया जाएगा। अब ये ग्लूकोज टूटता है इसके अंदर, सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ग्लूकोज टूटता है, आई एम सॉरी साइटोप्लाज्म में ही ये ग्लूकोज टूटता है और बनता है पाइरूवेट। पाइरूवेट बस लिख लेने का है, कुछ मैं ये नहीं बता रहा कितने होते हैं इसमें केमिकल्स, ये नहीं बता, बस याद ध्यान से सुनो होता क्या है। हम लोग ने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स टूटा, बनाया ग्लूकोज, ग्लूकोज बना लिया C6H12O6 टूटते टूटते। अब ग्लूकोज टूटा, साइटोप्लाज्म में बना पाइरूवेट। यही पाइरूवेट इसके अंदर जाता है, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं। F1 पार्टिकल्स लिखने 11th तक के बुक में नहीं है, एडवांस बुक्स में आ जाता है। F1 पार्टिकल्स या ऑक्सियोसोम इसको कहा जाता है। सुनो बस ध्यान से सुनो, ये क्या करता है, पाइरूवेट को तोड़ के बना देता है ATP। एंड भाई लोग यही तो हम लोग का सेल है, सेल का एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब समझो ये इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है पूरे सेल। एक समझो एक सेल एक बहुत बड़ा सा जगह है या एक एरिया है जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो समझे, पाइरूवेट टूट के एटीपी बनता है। अब सोचो लोग ग्लूकोज पीते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी क्यों आता है? अगर दिमाग नहीं लग रहा तो मैं बताता हूँ, ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, मतलब इसको तोड़ना बहुत आसान है। अब समझो कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, टूटता है, तब जाके फिर हम लोग एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज बन रहा है। अब डायरेक्ट ग्लूकोज ले लिए, फट से टूटा, फट से एनर्जी मिली, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होता है ग्लूकोज पीने से। मजा आया? आई होप मजा आया होगा। ग्लूकोज पाइरूवेट में चेंज हुआ, इसके अंदर पाइरूवेट एटीपी बन गया। एटीपी का यूज होता है सारे जो मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस हैं, ये केमिकल रिएक्शंस में एटीपी का यूज होता है सेल के अंदर। ये है हम लोग के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया यही काम करता है, इससे ज्यादा आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं जानना है। डबल मेम्ब्रेनस है, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेनस है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब एनर्जी बनती है, फूड पार्टिकल्स टूट के एनर्जी बनाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर कैसा होता है।
आउटर मेम्ब्रेन देख लिया, इनर मेम्ब्रेन देख लिया। अब इसके पास फोल्ड्स हैं, बहुत सारे फोल्ड हैं, देख रहे हो, फोल्ड फोल्ड फोल्ड। इन फोल्ड्स को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी या क्रिस्टे कहा जाता है इन फोल्ड्स को। इनका काम क्या है? ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अगर सोचो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का कोई सरफेस एरिया होगा, अब स्क्वायर के अंदर एक और छोटा स्क्वायर बना दो, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया मिला के ज्यादा होगा कि नहीं? यही काम कर रहा है ये फोल्ड्स। ये नॉर्मल अगर ऐसा रहता तो ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं कर पाता, पर इसमें फोल्ड्स आ गए ना तो ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर पा रहा है, ग्लूकोज को तोड़ के, पाइरूवेट को तोड़ के एनर्जी बनाने के लिए। ये है हम लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन भी कितने कम पॉइंट्स हैं, याद कर देना है इजीली। फिगर देखा, समझा, हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, एनर्जी करेंसी प्रोवाइड कराता है, इसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस याद रखना ज्यादा आसान है, पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी देता है। चलो डीएनए का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, एटीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया। एटीपी जो इतना जरूरी है यार, हम लोग का एनर्जी है, उसका मैंने फुल फॉर्म बताया ही नहीं। तो एटीपी का फुल फॉर्म जानते हैं, एटीपी बुक में भी लिखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछेगा, जरूर पूछेगा, जान। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, यही है एटीपी का फुल फॉर्म, यही हम लोग का एनर्जी करेंसी है। ईसी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो इतनी सारी चीजें हम लोग को पढ़नी थी, उसमें से क्या क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब बाकी है ये 4, जिसको हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज लाइसोसोम से। इसके बाद अब लाइसोसोम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, ये फिगर है लाइसोसोम का। फिगर को ही देख के हम लोग इसके पॉइंट्स बना लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम। सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है हम लोगों को? सबसे पहला चीज हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है मेम्ब्रेन। मतलब एक पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं, इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड बॉन्ड। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब इसके अंदर क्या है ये तो देखिए। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर में देखो ब्लू और रेड लाइन से मैंने कुछ डिनोट किया है। जो भी है फ्लूइड है, एक प्रकार का फ्लूइड है। और इस फ्लूइड में क्या पाया जा रहा है? तो इस फ्लूइड में एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो हम लोग सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक, अभी जस्ट मतलब बताऊंगा हाइड्रोलिटिक होता क्या है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, उससे पहले ये जो भी फ्लूइड है ये एंजाइम है। एंजाइम का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। कभी कभी आप लोग सिरप पीते हैं, कोई विटामिन का या कोई भी न्यूट्रिएंट का सिरप पीते हैं, तो उसमें एंजाइम्स डले होते हैं। और आप जानते हैं एंजाइम्स है क्या? स्पेशली एंजाइम्स कहाँ किसी लाता है, कैसे समझे एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स बता रहा हूं मैं। एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में मदद करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स मदद करते हैं या उसके रेट को बढ़ा देते हैं। इसलिए एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। जैसे समझो कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा चीज है, कॉम्प्लेक्स समझ लो, ये हम लोग का
स्टार्च है, आलू में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च शुगर होता है, चीनी होता है, शुगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब कह सकते हो एक ही जगह बहुत सारा शुगर को कंप्रेस किया गया, वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। समझो कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, अब इस पे एंजाइम काम करेगा। जैसे समझो कि शुगर को तोड़ने वाला लाइपेज एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पे, लिपिड को तोड़ने वाला, फैट को तोड़ने वाला एंजाइम। तो अब ये क्या करेगा, तोड़ देगा, इसको तोड़ेगा तो उसके छोटे पार्टिकल्स बना देगा। ये इससे कम कॉम्प्लेक्स होंगे, इससे ये कम कॉम्प्लेक्स होंगे। तो यहाँ पे क्या पता चला, फिर दूसरा एंजाइम लगेगा तो टूट के दूसरा और छोटा कम कॉम्प्लेक्स डिजाइन बन जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि एंजाइम मदद कर रहा है तोड़ने में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ रहा है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना है क्या, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, इसलिए केमिकल रिएक्शन में मदद करता है, कह सकते हैं। तो अब हम समझ गए एंजाइम्स होता क्या है। एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस में मदद करते हैं या कॉम्प्लेक्स चीजों को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़ के सिंपलर कंपाउंड्स में बदल देते हैं। अब बहुत जरूरी पॉइंट, हाइड्रोलिटिक। मैं फिर बता रहा हूँ, बायोलॉजी में हर चीज का मतलब है। तो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोलिटिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हम सभी जानते हैं, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाटर। और यहाँ लिटिक, लिटिक मतलब तोड़ देने वाला, लाइसिस कर देने वाला। तो ये ऐसा एंजाइम है जो पानी के प्रेजेंस में ही काम करता है। इट वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट तो हम फिगर देख के ही बता देते हैं, इसीलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर हम लोग का। ये हो गया हम लोग का सेकेंड पॉइंट। अब इसमें कितने तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। कहो तो माना जाए तो हर तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें। मोर देन 50 एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें, 50 प्लस, लिख सकते हैं 50 प्लस एंजाइम्स इसमें अंदर पाए जाते हैं। जैसे किस किस चीजों को तोड़ने वाले, नाम नहीं बताऊंगा पर बताता हूँ किस किस चीजों को तोड़ने वाले। कार्बोहाइड्रेट, हम सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। फैट, देखो फैट ही को लिपिड कहते हैं, कंफ्यूज मत करो। लिपिड, लिपिड फैट को ही कहा जाता है। लिपिड कहाँ पे भी, जहां पे भी यूज होगा उसको फैट कहा जाएगा। अब लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, लाइपेज, ये एस जो लग रहा है ना, ASE बताता है कि वो एंजाइम है। अब प्रोटीन, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, अब प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज। देखो कितना इजीली हम समझ सकते हैं, इसमें भी ASE लग गया, समझ में आ गया, एंजाइम है। बुक में कहीं लिखा रहेगा प्रोटीएज या लाइपेज, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये एंजाइम है। लाइपेज है लिपिड को तोड़ने वाला, प्रोटीएज है प्रोटीन को तोड़ने वाला, आसान से समझ सकते हैं। इन चीजों को तोड़ने वाले इसमें एंजाइम्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के होते हैं, पर हम लोग याद रख सकते हैं कि 50 प्लस होते हैं, 50 से ज्यादा तोड़ने वाले एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड। एक और बात हम लोग को याद रखना चाहिए कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के। तो एक पॉइंट तो ऐसे ही आ जाएगा, अगर बोलेंगे कि जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनल्स के बारे में बताओ, तो हम लोग लाइन से जो ऑर्गेनल्स लिखेंगे और उसमें से राइबोसोम को छोड़ के बाकी सब में एक पॉइंट जुड़ जाएगा, वो है इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम, समझ गए हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता क्या है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है। स्पेशली अगर हम लोग कोई भी बायोलॉजिकल टर्म, ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसको याद करना है तो कोई सिंपल चीज बोलते हैं हम लोग, सिंपल काम बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग का सिंपल वर्ड है सुसाइडल बैग, बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग। क्यों कहा गया सुसाइडल बैग इसको, तो देखो बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कह सकते हैं बैग है, एक तरह का सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये सुसाइडल क्यों बोला जा रहा है सेल का, तो एक बात याद रखो,
यही एक ऑर्गेनल है जो सेल को खुद खा सकता है। सेल का राक्षस है ये, सेल को खुद खा जाता है। कब? जब सेल डेड कर जाता है, क्योंकि एक डेड सेल बाकी सेल के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसीलिए ये क्या करता है, लाइसोसोम डिटेक्ट कर लेता है कि एक सेल डेड कर रहा है और उसको खा जाता है अपने एंजाइम्स के कारण, क्योंकि इसमें इतने सारे एंजाइम्स हैं कि वो खुद अपने सेल को खा सके। तो अब बात आया कि ये एंजाइम्स ऐसे क्यों नहीं खा पाते हैं सेल को? ऐसे ही क्यों? क्योंकि अगर ये एंजाइम्स का मेम्ब्रेन फट गया और ये एंजाइम्स बाहर आए तो हम लोग की पूरी बॉडी तबाह हो जाएगी, सारे सेल मर जाएंगे, सारे सेल तबाह हो जाएंगे इसके कारण। इसीलिए इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। अब जैसे ही सेल डेड करता है, सेल मरता है, तो सेल में डिस्टरबेंस आता है। जो भी केमिकल प्रोसेसेस जो कॉमन हो रहे थे उसके अंदर, अब वो नहीं हो रहे हैं, अब कुछ अलग हो रहा है। वो डिस्टरबेंस को ये पकड़ लेता है और उस डिस्टरबेंस के कारण इसका जो मेम्ब्रेन है ये टूट जाता है। इसके टूटने के कारण सारे एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और वो एंजाइम्स सेल को तोड़ के पचा लेते हैं। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल से हम लोग ये चीज और लिख सकते हैं, इट्स हेल्प इन डाइजेशन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ सेल एंड फूड। सेल के अंदर भी कोई फूड जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड, तो उसको टूटेगा कैसे? वो टूटेगा नहीं, तो फिर हम लोग एनर्जी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग पोटैटो ही खाते हैं, पोटैटो में हम लोग के पास स्टार्च है, अब स्टार्च को हम लोग के बॉडी में टूटेगा नहीं तो कैसे हम लोग उसको सिर्फ ग्लूकोज में चेंज कर पाएंगे? अब ये पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ, स्टार्च टूट के ग्लूकोज कैसे बनता है। सबसे पहले यही पॉइंट्स हैं, लाइसोसोम कंप्लीट हो चुका है, यही पॉइंट्स हैं जो हम लोग जान सकते हैं। इसमें से क्या क्या पॉइंट्स हो गए हम लोग के पास? इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इट कंटेन्स 50+ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन इट, जो इन चीजों को तोड़ते हैं। और थर्ड पॉइंट हो गया, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल एंड फूड। और आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब हम लोग को जानना है कि स्टार्च या स्टार्च कोई भी फूड का कंपोनेंट जो हम लोग पहले खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, तभी तो दिख रहा है हार्ड है भाई। जैसे एप्पल ही खा रहे हैं, एप्पल हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, जितना भी फूड है उसमें कॉन्सेंट्रेट किया गया है, कॉन्सेंट्रेट करके एक हार्ड सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग खा सकते हैं। उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, टूटेगा नहीं तो हम लोग उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कैसे टूटता है। यहाँ पे हम लोग के पास आ गया स्टार्च। स्टार्च मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब शुगर है पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया है, एक जगह पे बहुत सारे उसके एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए तो उसको तोड़ना जरूरी है। तो ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए पर एक ही जगह स्टार्च भी और कार्बोहाइड्रेट भी, देखो दोनों एक ही चीज बनता है। टूटने के बाद दोनों एक ही चीज बनता है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज बन जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ, और ग्लूकोज से ही हम लोग एनर्जी बना लेते हैं। अब हो गया हम लोग का लाइसोसोम। अब प्लास्टिड की बारी है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स भी एक तरह के ऑर्गेनल ही है पर बड़े होते हैं, इनको देखना आसान है, इनको हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं। तो दे आर बिगर इन साइज और ये भी सैक जैसे ही होते हैं, सैक जैसे या ओवल कह सकते हैं, ठीक है? इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर दिख सकते हैं। अब प्लास्टिड जानते हैं कितने तरह के होते हैं? ऑर्गेनल है, समझिए एक तरह का ऑर्गेनल है, इन तरह के शेप में है। अब कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह में फर्स्ट है हम लोग के पास क्लोरोप्लास्ट, जिसका डिस्कस क्लास 9 में ज्यादा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के बाद हम लोग का क्रोमोप्लास्ट, देन ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट,
इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इनको कलर पे देखना पड़ता है, इनका कलर कैसा है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। क्रोमोप्लास्ट ज़्यादातर कलरफुल होते हैं, पर 3 तरह के कलर्स होते हैं इनके पास, येलो हो गया और रेड हो गया और ऑरेंज हो गया, ये 3 तरह के कलर। और ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी कलर होता ही नहीं। तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इन सभी के फंक्शंस छोटे में ही लिख देते हैं। इस ल्यूकोप्लास्ट का सबसे जरूरी फंक्शन है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हम सब जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स। क्रोमोप्लास्ट ज्यादातर कलर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है, और या कह सकते हो जो हम लोग का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशनशिप है इसके पास, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खुद का खाना खुद बनाना। तो क्लोरोप्लास्ट के ही बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसी टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर। अब इसमें छोटे छोटे डिस्क, छोटे छोटे डिस्क बनाने हैं। हर चीज का मतलब डिस्क बनाने हैं छोटे छोटे हम लोग को। ये फिगर आप लोग लिख सकते हो, बुक में है नहीं। अब एक मेम्ब्रेन दिख रहा है, पर क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन होता है। फिर से वही बात, फिगर देख के हम लोग पहचान सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस, इट इज डबल मेम्ब्रेनस, 2 मेम्ब्रेन है इसके पास। और इसके अंदर हम लोग का दिख रहा है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डिस्क, जिसको हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड। इसी के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। एक इसी के अंदर पाया जाता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में ही आ जाएगा, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। एक और हम लोग के पास पॉइंट हो गया बस, और एक पॉइंट हम लोग का है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशनशिप में मदद करता है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है। अपना खाना खुद कैसे बनाता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और क्लोरोफिल क्या काम करता है, ग्रीन कलर का तो है क्लोरोफिल, पर काम क्या करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम देखते हैं। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, लाइट, सनलाइट को ट्रैप करता है। इट ट्रैप्स लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी हो गया। अब इस सनलाइट एनर्जी को यूज कैसे करता है, फूड बनाने के लिए। फूड मतलब ग्लूकोज, एक ही बात, फूड मतलब ग्लूकोज। चलो तो देखते हैं, छोटा सा इक्वेशन है, छोटा सा इक्वेशन जिसको याद कर लेना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग के पास हो गया CO2 H2O, नीचे में सनलाइट Sl लिख देता है, सनलाइट, ये बनाएगा C6H12O6। यही तो है हम लोग का ग्लूकोज, यही तो ग्लूकोज है। प्लास्टिक में इतना ही था। प्लास्टिक में 3 हो गए हम लोग के पास, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जिनको कलर देख के आप पहचान सकते हैं माइक्रोस्कोप में। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तब, मैं नहीं करूंगा, स्कूल में करोगे तुम लोग। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान लिए, जिसके बारे में बुक में ही डिटेल में दिया हुआ है, जो सबसे जरूरी काम करता है। क्लोरोप्लास्ट सबसे जरूरी चीज, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनोइड्स में पाया जाता है। पर तुम लोग याद रखो, प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। समझ गए, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल ही खुद का फूड बनाते हैं, एनिमल सेल नहीं बनाते हैं। अब क्या बचा हम लोग के पास, अब बचा हम लोग पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोटो या फिगर बनाऊं क्या? देखो छोटा सा फिगर सिंपली बना के दिखाता हूँ। सेल, न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस के पास ही में ऐसा होता है एक चैनल। चैनल देख रहे हो? चैनल है, चैनल है इधर, चैनल टाइप का स्ट्रक्चर इधर भी होता है, दोनों तरफ हो सकते हैं चैनल है। और इसमें छोटे छोटे डॉट्स बना रहा हूँ, डॉट 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 डॉट, समझेंगे? डॉट इसमें नहीं है, इसमें डॉट है, पर ये दोनों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या करें? चलो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये इंटरसेलुलर चैनल है। इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब समझो, इंटरसेलुलर का मतलब सेल के अंदर, ये सेल के अंदर है, बाहर नहीं है। तो इस और एक चैनल जैसा, इसे हम लिख देते हैं इट इज इंट्रासेलुलर चैनल, इट इज अ इंट्रासेलुलर चैनल, इट इज अ इंट्रासेलुलर चैनल। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पॉइंट। अब इट इज ऑफ टू टाइप्स होते हैं इसके, और उसी टू टाइप्स में दोनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो टू टाइप्स हैं यहाँ पे, टाइप्स टू हैं, टू टाइप्स हम लोग का SER एंड RER। पहले भी बता चुका हूँ। स्मूथ का मतलब, S का मतलब स्मूथ एंड R का मतलब रफ। S का मतलब स्मूथ एंड R का मतलब रफ। ये हो गया हम लोग का। स्मूथ क्यों कहा गया? स्मूथ यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ये डॉट्स नहीं है, इन डॉट्स को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम्स कहते हैं, यही काम करता है यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं है, मतलब ये स्मूथ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि SER जो है, जो फंक्शन कर रहा है, फंक्शन बता रहा हूँ, फंक्शन लिख लेना। SER जो है वो करता है हम लोग का लिपिड सिंथेसिस। लिपिड का मतलब सबको पता है, लिपिड का मतलब होता है फैट, मैंने बताया था। और RER करता है प्रोटीन। बस इतना हम समझ गए। RER प्रोटीन एंड SER हम लोग का लिपिड सिंथेसिस। RER में भी सिर्फ राइबोसोम ही करता है, राइबोसोम स्पेशल चीज है, यही काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम, जिनके पास कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनल नहीं, आई एम सॉरी, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इतना ही चैनल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, स्प्रिंग टाइप से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे अंदर के पार्ट, अंदर के जो भी सामान है उसको बाहर तक होता है, ये बाहर तक होता है, और अंदर के सामान को बाहर भी भेजता है, ये काम भी करता है ये मेन पॉइंट्स थे, समझाने के लिए था। अब चलते हैं गोल्गी अपैरेटस पे, बहुत सारे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस के पास है हम लोग का गोल्गी अपैरेटस, यही है ब्लू वाला जो दिख रहा है न्यूक्लियस की तरफ, यही है हम लोग का गोल्गी अपैरेटस। दिखता कैसा है, कहाँ पे होता है? इस टाइप का है, हम सॉसेज जैसा देख रहे हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं, ये जस्ट उल्टा होता है, इस तरफ से इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसका काम एक ही है बस, वो है, लिख सकते हो, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। पैकेजिंग एंड सिक्रीशन इसका काम है। पैकेजिंग का मतलब सेल में जो भी सामान बन रहा है ना, उसको पैक कर देता है एक मेम्ब्रेन में, तभी वो अंदर या बाहर को वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, पैक कर देता है। इतना ही काम, पैकिंग, समझ रहे हो ना? पैकिंग कर रहा है ये सामान का, पैकिंग कर रहा है। और एक और काम,
यही लाइसोसोम बनाता है, सेल का राक्षस यही लाइसोसोम बनाता है। इट सिंथेसाइजेज लाइसोसोम, यही तो लाइसोसोम बनाता है, यही तो फंक्शन इसका। ये होता है हम लोग का न्यूक्लियस के पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी सामान बन रहे हैं उसको ये लेके पैक कर देता है इन छोटे छोटे वेसिकल्स में। ये वेसिकल्स जो देख रहे हो, लाइसोसोम भी एक वेसिकल है, वैसे ही ये ऐसे वेसिकल्स बनाता है, उसमें सामान भरा रहता है। सामान जैसे फूड पार्टिकल्स हो गए, एंजाइम्स हो गए लाइसोसोम की तरह, वो सब यही पैक करता है। समझ गए हम लोग? अब हम लोग के पास क्या बचा? अब मुझे लगता नहीं कि कुछ हम लोग के पास बचा, पर हम लोग लाइसोसोम भूल चुके हैं। लाइसोसोम, सॉरी लाइसोसोम। सारे मेम्ब्रेन बाउंड और हम लोग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिए, एक ही तो बाकी रह गया जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इसका एक ही काम है, और भी काम होंगे पर इसका अभी एक काम है। इसका एक काम ये है, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन। प्रोटीन बनाता है और ये पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेगा? प्रोटीन बनाएगा। जहाँ ये चला गया ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे था, इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस है, तो वहाँ चला गया, वहाँ जाके भी तो प्रोटीन सिंथेसिस ही करेगा, इसलिए वो पूरा काम ये कर रहा था। अब इसके पास खुद का आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। इट हैज आरएनए inside. It has RNA inside. It has no membrane. सबसे जरूरी पॉइंट, no membrane. No membrane भी हो गया, RNA भी हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम है। अब क्या, इसके कुछ यूनिट्स होते हैं जिसको मैंने पहले डिस्कस किया है, 70S and 80S यूनिट्स। देखो कैसा होता है, यूनिट से बताता हूँ कैसा होता है। यहाँ देखो, एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट, दोनों मिलके 70S और या 80S, ऐसे ही होते हैं यूनिट्स, ऐसे ही होते हैं, ऐसा और एक नीचे ऐसा, दो यूनिट्स मिलके एक यूनिट बनता है 70S या 80S। सुनने को कहीं कहीं मिलेगा, अभी ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर सीखने के लिए और समझने के लिए ज़रूरी था, इसीलिए। तो सेल हम लोग का कंप्लीट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक बार और रिवाइज कर सकते हैं और बुक पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बाद में मिलते हैं।